अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली अहम ज़रूरी फसल कपास और उससे मुतल्लिका इंडस्ट्री इस वक्त ICU में आखिरी सांसें ले रही है। कपास की पैदावार संभलेगी तो हमारी मईशत की कमर सीधी होगी। 1983 में पाकिस्तान ने कपास की 40 लाख गांठें पैदा की और 2022 में भी कमोबेश इतनी ही तादाद थी। दुनिया तरक्की कर रही है और हम तनज़ली। हमारा तनज़ली का रिवर्स गियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम बहुत तेजी से 40 साल पीछे जा चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि ये सनत कैसे तबाह हुई, इस तबाही का जिम्मेदार कौन है और इस सनत को कैसे बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के नामवर कपास के काश्तकारों से। इससे कबल आपको दिखाते हैं कपास की अरूजो ज़वाल की दास्तान। पाकिस्तानी किसान भी कभी खुशहाल था और ये वो वक्त था जब हम कपास एक्सपोर्ट किया करते थे, जब हमारे कपास पैदा करने वाले इलाके जून से नवंबर के दौरान सफेद चांदी की चादर ओढ़ लेते थे। हर खेत में कपास ही कपास नजर आती थी। पाकिस्तान तकरीबन 40 लाख एकड़ पर कपास काश्त करता है और हमारी फी एकड़ पैदावार सिर्फ 250 किलोग्राम है, जबकि चाइना 800 किलोग्राम फी एकड़ पैदावार ले रहा है। कपास की पैदावार के लिहाज से साल 2011 किसानों पर इंतहाई मेहरबान रहा। इस साल किसानों ने तकरीबन 14 मिलियन कपास की गांठें पैदा की। मुदाखली इखराजात इंतहाई कम थे। एक्सपोर्ट की वजह से कपास का रेट भी अच्छा था और शायद ये आखिरी साल था किसानों की खुशहाली का। और फिर इस इंडस्ट्री पर जवाल शुरू हुआ। आज हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि साल 2023 में हमारी कपास की पैदावार कम होते होते सिर्फ 4 मिलियन बेल्स पर आ चुकी है और ये तारीख की बदतरीन गिरावट है। गैर तस्दीक शुदा बीज, जाली ज़रूरी अद्वियात और इदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से आज तक कपास की सफेद मक्खी और गुलाबी सुंडी कंट्रोल में न आ सकी और किसानों ने कपास की फसल छोड़कर मकई, चावल और गन्ना काश्त करना शुरू कर दिया। 90 की दहाई में पाकिस्तान कॉटन पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क था और दुनिया भर में कॉटन एक्सपोर्ट भी की जा रही थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी फसल तबाह होती गई और हम एक्सपोर्टर से इम्पोर्टर बन गए। हमारे साथ इस वक्त नामवर ज़रूरी साइंसदान साइम रशीद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी कॉटन प्रोडक्शन तबाह हुई। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा कौन से बड़े बड़े मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आज हम दुनिया से बहुत पीछे हैं कॉटन की पैदावार में। देखिए जी, कॉटन की पैदावार में पाकिस्तान में जो कमी हुई है इस वक्त, तो हम आप कह सकते हैं कि अपनी हम पैदावार के 40% पे आ चुके हैं। और इसमें मेन वजूहात जो सी हैं वो क्लाइमेट चेंज और आपके पास अच्छी वैराइटीज़ का ना होना, उसके बाद कॉटन के एरियाज़ में दीगर फसलों का काश्त होना और आपका जो सा कॉटन पॉलिसी मेन चीज़ है उसका ना होना। सर, हमारे पास बीज के बड़े मसाइल हैं। आज तक हम सर्टिफाइड बीज किसानों को नहीं दे सके, इसकी क्या वजह है? इसकी वजूहत भी बहुत सारी हैं। उसमें असल किरदार तो है आपके इंस्टीट्यूशंस का। आपके इंस्टीट्यूशन से कॉटन रिसर्च स्टेशन मुल्तान, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, अयूब रिसर्च स्टेशन फैसलाबाद, निफ्जी, बहुत से इदारे थे जो कॉटन का सीड तैयार कर रहे हैं। अच्छा, इन इदारों ने क्या किया, जब तक ये अच्छी काम कर रहे थे, बड़ी अच्छी वैराइटीज़ पाकिस्तान को दी, जैसे नायाब 78 वगैरह, इंकलाब आ गया, हम 15 मिलियन बेल्स तक पहुँच गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन कॉटन की इन इदारों की जो कह सकते हैं कि जो अनानी हुकूमत है इन इदारों का, इनके जो सरबराहान थे, ऐसे साइंटिस्ट आ गए जो कि माफियात के साथ अटैच हो गए। उन्होंने कच्ची वैराइटी की टर्म इस्तेमाल होती है ऐसे सीड के लिए जो पूरी तरह उसको ना अपने लैब्स के अंदर उसको अपने फील्ड में ट्रायल ना किया, उनको इन्होंने पैसों के लालच में मार्केट कर दिया। और उसके उनके पर आगे मजीद क्या हुआ कि बहुत से जो ग्रोअर्स थे उन्होंने पैसों के लालच में उन कच्ची वैराइटीज़ को जाली सीड के साथ मिलाकर मिक्स करके बेचना शुरू कर दिया। आपकी जो सीड प्योरिटी आपकी डैमेज होगी। और आज ये हाल है, पाकिस्तान दुनिया का वाहद कंट्री है जहाँ पर कॉटन सीड में हुकूमत कहती है कि जी उसकी जो शराइत है उसकी जर्मिनेशन की 60% जर्मिनेट कर जाए तो सीड एक्सेप्ट है। हालांकि 90% से कम जर्मिनेशन होनी नहीं चाहिए। तो अब असल मतलब जो 60 कर दिया, जो सीड आता है वो 60% भी जर्मिनेशन नहीं करता। सर, सीड की जिम्मेदारी किस इदारे की थी जिसने सीड जो है वो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करना था, वो नहीं कर सका? एक ही इदारा है, फेडरल सीड सर्टिफिकेशन इदारा है।
जो कि सीड को सर्टिफाई करता है। उसके बाद अब आपके प्रोविंशियल अदारे बन चुके हैं 2018 के बाद, जो लेकिन उससे पहले तो आपका फेडरल अदारा था, और मोस्टली इसमें जो नाकामी है वो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन वालों की है। सर ये बताएं कि बीज एक मसला है, इसके अलावा क्या मसला है कपास की पैदावार? कपास की पैदावार में इसके अलावा जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम वाइट फ्लाई और उसके बाद हम जो अपनी पिंक है उनको कंट्रोल नहीं कर सके हम। और दूसरी बात ये कि हमने कॉटन के बीज को, अच्छे बीज को बाहर से इम्पोर्ट भी नहीं किया। हालांकि बिल्कुल मुमकिन था कि आप ग्लाइफोसेट फ्री जो आपके आते हैं ट्रिपल जीन बीज हैं वो आप बाहर से इम्पोर्ट करते कॉटन के और उसको लगाते थे, आपकी फसल की, आपकी कॉटन की पैदावार बहुत बढ़ सकती थी। साइम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हाईलाइट किया कॉटन के इश्यूज को। अभी हम प्रोग्राम में बताएंगे कि इन इश्यूज का असल जिम्मेदार कौन है और इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत कपास सेक्टर की बहाली के लिए कितना संजीदा है, इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करने वाले स्टाफ की कई सालों से सैलरीज ही नहीं दी गई। आइए आपको एक वफाकी इदारे की अंदरूनी स्टोरी सुनाते हैं। वफाकी हुकूमत कॉटन के रिवाइवल में किस कदर संजीदा है, ये जानने के लिए हम इस वक्त डॉक्टर तसव्वुर हुसैन के साथ मौजूद हैं, जो नेशनल डायरेक्टर रिसर्च हैं पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत इसके ऊपर अपना क्या किरदार अदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा वफाकी हुकूमत कॉटन की रिवाइवल के लिए क्या इकदाम कर रही है? इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमें, जो एग्रीकल्चरल हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम है, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है कॉटन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाला इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में। तो हमें प्रॉब्लम जो इसकी प्रोडक्शन में और रिसर्च में प्रॉब्लम आई है वो बेसिकली ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग टू दिस डिपार्टमेंट हुई है। 2016 के बाद हमें इवन जो हमारे एम्प्लॉइज़ की सैलरीज और पेंशन थी वो नहीं अवेलेबल हो सकी अनलकीली, मुख्तलिफ रीजंस की वजह से। ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने इस इशू को टेक केयर किया है और ना ही प्राइवेट सेक्टर में इस इशू को टेक केयर किया गया है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी तरफ से। तो उसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चरल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिस्टम है उसको काफ़ी लॉस हुआ है। एक तो ये इशू है, इसके अलावा और क्या समझते हैं आप? अपेरेंटली तो यही बड़ा इशू ये है कि जब तक आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम इन प्लेस नहीं है, जो आपका एपेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम है, तो वो प्रोडक्शन को कैसे फिर गारंटी कर सकता है। लेकिन आप जाके इस साल ख़ास तौर पे 2023 में 22 के एंड पे फेडरल गवर्नमेंट ने इसको बड़ी शिद्दत के साथ इस चीज़ को फील भी किया है, जब हमारी प्रोडक्शन 50% के अराउंड रह गई है, कुछ फ्लड की वजह से भी लॉसेस आए हैं। तो अब गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो उसको प्लान कर रही है इन चीज़ों की फंडिंग को, कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम दोबारा रिवर्टलाइज हो, डिपार्टमेंट जो है वो रीस्ट्रक्चर हो, रीस्ट्रेंथन हो। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त। थैंक यू सो मच। सन 2000 में GMO टेक्नोलॉजी के तहत तैयार किया गया कपास का BT बीज पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर आया और उसके बाद 2006 में हुकूमत ने इसे कानूनी करार दे दिया। उसके बाद हर तरफ BT कपास लगने लगी और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा जो कपास का मसला है वो भी बीज का ही है। हमारे यहाँ बीज असली नहीं मिलता, नकली बीज ज्यादा मार्केट में फरोख्त हो रहे हैं। आइए आपको अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट लिए चलते हैं, जहां GMO टेक्नोलॉजी के तहत कपास का बीज तैयार किया जाता है। वहां जानते हैं कि बीज का असल मसला है क्या। जो कॉटन है BT कॉटन, वो 2005 में अप्रूव हुई थी, तो जबकि दुनिया उससे 1996 से फ़ायदा उठा रही है। हमने उससे लेट फ़ायदा उठाना शुरू किया है, उससे भी हमें नुकसान हुआ है। और फिर हमने उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। हमने उसके जितने मेजर्स थे, साथ रेफ्यूज क्रॉप लगाने के और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उसके लिए अलहदा से करने के, वो उसमें हम ज़रा वीक रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इस टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सके। जो कॉटन स्टार्ट में हमने जो BT कॉटन इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो वो उस वक्त तो बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरे जब इंसेक्ट्स जो हैं, जैसे पिंक बॉलवर्म और वाइट फ्लाई हमारे लिए इशू बना है, तो फिर अब BT कॉटन पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए हैं। तो हमें दूसरे इंसेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए भी उसके लिए GM कॉटन जो है ना वो तैयार करनी चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहते साथ साथ, हमने क्राइवन AC जीन इंट्रोड्यूस हुआ, शुरू में MON 531 का जीन था, हम उसी से स्टिक रहे हैं अभी।
अभी लास्ट ईयर हम डबल जीन जो है लोकल बनाने में कामयाब हुए हैं, वो भी अभी पिंक के लिए पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। हमारे काफ़ी अरसा जो है, कई सालों पे मुहित जो है वो निगोशिएशंस चलती रही हैं मॉन्सेंटो के साथ भी और दूसरी कंपनीज़ के साथ भी, लेकिन वो किसी नहज पे पहुंच नहीं सके, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। अब हमें जो है पिंक के अगेंस्ट और वाइट फ्लाई के अगेंस्ट जो है ना वो इफेक्टिव पॉलिसी बनाने की बस ज़रूरत है। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल ये है कि किसान कपास छोड़कर गन्ना, चावल और मकई काश्त करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री की रिवाइवल मुश्किल होती जा रही है। आपको कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान लिए चलते हैं, जहां से जानने की कोशिश करते हैं कि इस सनत के मसाइल हैं क्या और उनको कैसे हल किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के डायरेक्टर डॉक्टर सईद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर मसला है क्या पाकिस्तान की कपास के साथ, क्यों ये दिन ब दिन डाउन जा रही है। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और फरमाइएगा। हमारी कपास को जो पिछले 5 सालों से दिन ब दिन नीचे जा रही है, उसकी काफ़ी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहला जो अहम सबब है वो तो है मौसम की तब्दीली। दूसरा ये है कि हमारे जो सीड सिस्टम है, क्वालिटी का सीड जो है ना वो फार्मर वो लेता नहीं है, वो अनअप्रूव्ड बीज को इस्तेमाल करता है। मंजूर शुदा बीज मुहैया भी होता है, लेकिन वो नई चीज़ों के पीछे पड़कर गैर मंजूर शुदा बीज को इस्तेमाल करता है। क्वालिटी के कम होने की वजह से पैदावार पर असर पड़ता है। अगली बात यह है कि हमारा फार्मर जो है ना वो छोटे दर्जे का 70% ज़्यादा छोटे दर्जे का फार्मर है। उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशल हर वैरायटी की अपनी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये जदीद दौर है। सिंगल जीन वैरायटी आई, उसके बाद फिर डबल जीन आई, अब ट्रिपल जीन वैरायटियाँ आ रही हैं। हर वैरायटी की अपनी एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है। अगर उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक फार्मर चलेगा तो उसको खातर फ़ायदा होगा। कब आएंगे वापस? हम 40 साल पुरानी पोजीशन पे जा चुके हैं। 1983 में जितनी हमारी बेल्स थी, पिछले साल भी उतनी ही प्रोड्यूस की हैं, तो कब ये हम ट्रैक पे कब आएंगे? इस वक्त हमने इस साल महसूस किया है कि हर शोबा वो मुतहर्रिक है और फिक्रमंद है। एप्टमा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, जिनरल अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, फार्मर भी कोशिश कर रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ। और क्योंकि काटन का कोई मुतबादिल नहीं है इस वक्त, वो हमारी मईशत में बैकबोन की हैसियत रखती है, तो काटन पर आना पड़ेगा। सर, क्या पॉलिसी गवर्नमेंट की या आपके इदारों की पॉलिसी है कि जो किसान इस वक्त कॉटन लगाना छोड़ चुका था, उसको कॉटन पे कैसे वापस लेके आ रहे हैं आप? गवर्नमेंट उसके लिए सीड पर सब्सिडी दे रही है, और उसके बाद जो है ना वो कितनी सब्सिडी दी जा रही है फी एकड़ पे? पिछले साल उन्होंने 1.5 से 2 हज़ार रुपए दिए, इस साल भी वो दे रहे हैं। दुनिया में 3 जीन 4 जीन वेराइटीज आज से कोई 10 साल पहले आ चुकी हैं। ट्रिपल जीन वेराइटी आज से 10 साल पहले क्यों नहीं आई? दुनिया में तो आ चुकी थी। ये 2022 तक तो इस पर बैन है। ये मॉन्सेंटो का जीन है, दूसरों का जीन है। हमारा जो जीन बना है ये केम के इदारे ने बनाया है। केम के इदारे के साथ हमारा 5 साल से प्रोजेक्ट चलता रहा है। उनके जीन को हमने इनकॉर्पोरेट करके वैरायटियाँ बनाई हैं। इन इदारों ने टाइमली अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमारी जो कपास की फसल है वो तबाही के दाने पे पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पाकिस्तान के नामवर माहिर कपास प्रोफेसर इकबाल बंदेशा का कहना है कि हमें कॉटन की पैदावार के लिए नए एरियाज तलाश करने की जरूरत है। कॉटन प्रोडक्शन कम होने की वजह जो है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमारी जो ये एक बीमारी है कॉटन लीफ कर्ल वायरस, ये एक ऐसी डिजीज़ आई कि ये दोबारा रीपियर हुई। आज तक उसका हमारे पास सलूशन नहीं है। हम उसको मैनेज कर रहे हैं डिफरेंट सोइंग डेट से, कि हमने अपनी असल जो कॉटन जिस विंडो में लगाते थे, हम लगाते थे 15 मई से 15 जून, तो वहाँ पे अब लगाते हैं तो हमारी क्रॉप जो है वायरस की वजह से फेलियर में चली जाती है। तो हमने उसको जो है वो स्विच किया पीछे की तरफ, तो हम उसको अप्रैल में लेके आए। वो अब हम अप्रैल में वो एक कॉटन की स्विंग तो प्रमोट की, लोगों ने उसको शुरू भी किया सर्वाइवल के लिए, लेकिन उसका मसला ये होता है कि जो ही मानसून का मौसम शुरू होता है तो उसमें जाके बारिशें शुरू होती हैं, तो हमारी कॉटन उस वक्त पिकिंग के लायक होती है या उसकी ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या होता है कि कॉटन हमारी वहीं जो है सारी की सारी रेंज से डैमेज हो जाती है। तो इस साल एक्सपेक्टेडली है ये कि हम 3 या 4 लाख पे जा सकें। तो अब इस वक्त जो है हमारे पास मेन एरिया जो है वो है भावलपुर डिवीज़न, जो 2 मिलियन एकड़ जो है जहाँ पे कॉटन काश्त होती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का मेन
फोकस सबसे पहले है कि भावलपुर डिवीजन को फीड करना, और उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी सक्सेसफुल कि आज भी हमारे भावलपुर डिवीजन में कॉटन सर्वाइव कर रही है। कपास की बहाली अभी भी मुमकिन है, मगर इसके लिए किसानों और इदारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। पैदावारी टेक्नोलॉजी किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है, ब्रेक के बाद आपको एक प्रोग्रेसिव फार्मर के पास लेकर चलेंगे जो 15 मन की बजाय 50 मन फी एकड़ पैदावार ले रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने गुज़श्ता साल 60 मन फी एकड़ कपास की पैदावार हासिल की, जबकि हमारा आम किसान आम प्रैक्टिसेस से सिर्फ 20 से 30 मन पैदावार ही ले पा रहा है। उनसे पूछते हैं कि उन्होंने क्या ऐसा काम किया जो हमारे दूसरे किसान नहीं कर पा रहे। मैं 4 साल की फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मैंने पिछले साल ये कॉटन लगाई थी, Z1 सीड में लगाया था, ट्रिपल जीन वैरायटी है। तो इसमें गवर्नमेंट की ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने सीड जो है ना वो इसको प्रमोट किया ट्रिपल जीन को, तो उसकी मदद से मेरी 65 मन इसकी एवरेज आई थी, और इस साल इंशाल्लाह मेरी टारगेट मेरा 100 मन का है। तो पानी भी से इतना खास नहीं चाहिए, एक सराई फुटा होता काटन, और बाकी ज़मीन की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बहुत मैटर करता है, आपका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी आपकी पैदावार है। आप प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपका 3 फुट हो, हर पौधे से आप आधा किलो कॉटन की पिकिंग करें। आपने पर एकड़ 8000 प्लांट पॉपुलेशन पूरी करनी है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपने 3 फुट रखना है। हर प्लांट से आपने आधा kg कॉटन पिकिंग करनी है। लास्ट ईयर मैंने 8 मार्च को काश्त की थी, मेरी 65 मन एवरेज आई। इस साल मैंने इसको अर्ली फरवरी में काश्त किया है, 19 फरवरी को मैंने काश्त किया। ये सुनकर आप हैरान होंगे कि तरक्की याफ्ता ममालिक की फी एकड़ कपास की पैदावार 60 मन से जायद है, जबकि पाकिस्तान की गुज़श्ता साल की पैदावार सिर्फ 15 मन थी। एवरेज पैदावार की बात कर रहा हूँ, जबकि पाकिस्तान में इंडिविजुअल फार्मर 40 मन तक भी ले रहे हैं। इसका मतलब है कि किसानों की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं फ़र्क है, कोई प्रॉब्लम है कि क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए जो नहीं हो रही। इस वक्त हमारे साथ ताज मोहम्मद मौजूद हैं। ताज मोहम्मद सीनियर साइंटिस्ट हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और वहाँ भी कॉटन की पैदावार करते हैं, कॉटन के ट्रायल लगाते हैं। उनसे पूछते हैं कि हमारा किसान कहाँ गलती कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। सर फरमाइएगा क्या गलती करता है हमारा किसान जो अब 15 मन पे आ गया फी एकड़ पैदावार कपास की? किसान जो है ना रिकमेंडेड वैरायटीज़ जो है ना मंजूर शुदा रिकमेंडेड वैरायटीज़ नहीं लगाता। उसके अलावा उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, इनपुट्स कम है। वो DAP हम रिकमेंड करते हैं, 1 बोरी DAP की बिजाई के टाइम डालें और 1 बोरी पोटाश डालें, और ये इनकी प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ये खादें नहीं डालता, और वो हमेशा यूरिया ही बार बार इस्तेमाल करता है, जो कि पौधे को लिए सिर्फ यूरिया नहीं होती, उसके लिए फास्फेटिक और पोटाश वाली फर्टिलाइज़र ज़रूरी है। उनके रेट ज़्यादा हैं, वो ज़मींदार छोटा ज़मींदार जब वो अफोर्ड नहीं करता वो नहीं डालता ये। सर बैलेंस फर्टिलाइजर की बात करें तो किसान को क्या क्या खादें किस वक्त डालनी चाहिए? 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश जो है ना बिजाई के टाइम डालनी चाहिए। उसके बाद जो है ना नाइट्रोफास वाली खाद डालनी चाहिए, और यूरिया खाद जो है तकरीबन 60 से 70 दिन के बाद डालनी चाहिए। उसके हमारे किसान जो है ना वो शुरू से सिर्फ यूरिया खाद को ही खाद समझते हैं, उसी यूरिया खाद को ही डालते रहते हैं। उसकी वजह से उनके ऊपर इंसेक्ट का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। यूरिया ज़्यादा डालने से खाद बढ़ जाता है, इंसेक्ट ज़्यादा आ जाता है। तो ये फरमाइए कि जो आप रिकमेंडेशंस देते हैं, ट्रायल लगा के एक सक्सेसफुल ट्रायल के बाद जो रिकमेंडेशंस देते हैं उसको किसान तक किसने पहुंचाना होता है? जो हमारा एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट है ना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग, हम उनके साथ शेयर करते हैं, वो जिम्मेदारों तक पहुँचाते हैं। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि अब चूँकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, और जो सरकारी लिटरेचर है, गवर्नमेंट की तरफ से जो मालूमाती किताबचे दिए जाते हैं किसानों को, उसमें अभी भी मई जून का दर्ज है कि मई जून में आप कपास लगा सकते हैं, जबकि टेम्परेचर रेंजेस अब बदल चुकी हैं। तो अब क्या दुरुस्त टाइम है कपास काश्त करने का? एरिया वाइज जरा बता दें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जून की रिकमेंडेशन हो। जून में तो बिल्कुल पैदावार नहीं आती। तो हम जो यहाँ ट्रायल लगाते हैं, हम 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक बेस्ट टाइम है सोइंग का, और इसमें बेहतरीन पैदावार आती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 मई तक जा सकते हैं। 15 मई से आगे बहुत ज़्यादा रिडक्शन आ जाती है यील्ड में। जो बीज की सिलेक्शन है उसमें किसान कहाँ गलती कर रहा है? हाँ, उसमें किसान गलती ये करता है, वो जाता है डीलर के पास ना, दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार कहता है ये वैरायटी जो है ना अच्छी पैदावार देती है, आप ये ले जाए। वो महकमे के साथ कोऑर्डिनेट करके, महकमा एक्सटेंशन के साथ और रिसर्च के साथ जो रिकमेंडेड वैरायटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा इलाकाई वाइज, वो काश्त करें। सीड कॉर्पोरेशन
के पास सीड की शॉर्टेज तो नहीं होती? नहीं, मेरा ख्याल नहीं होती सर। तो फिर किसान क्यों 2 नंबर बीज खरीदता है और हुकूमत क्रैकडाउन नहीं करती ये 2 नंबर बीज बेचने वालों के खिलाफ? नहीं, गवर्नमेंट क्रैकडाउन करती है। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का डिपार्टमेंट है हमारा पूरा फेडरल लेवल पे, वो छापे भी मारते हैं डीलर के पास जो गलत काम कर रहे हैं, 2 नंबर सीड बेच रहे हैं। तो लेकिन ये छोटे जिम्मेदार आज साहब 70 से 80% बीज जाली लग रहा है कॉटन का, तो अगर ये इदारे छापे मारते हैं तो फिर ये लोग रुक क्यों नहीं रहे? छोटे जिम्मेदार जो है ना वो ज्यादातर जाते हैं दुकानों, छोटी दुकानों पे वहाँ से ले लेते हैं। वो जो है ना पंजाब सीड कारपोरेशन के दफ्तर तक पहुँच नहीं जा सकते। उनके पास 2 एकड़ जमीन होती है, 3 एकड़ का बीज लेना है, 1 एकड़ का लेना है। वो एक सादकाबाद में बैठा हुआ बंदा 600 किलोमीटर सफर करके लाहौर कैसे आएगा सीड कारपोरेशन के ऑफिस बीज लेने? नहीं, उनका सीड कारपोरेशन का दफ्तर सादकाबाद रहीम यार खान में भी है, जरूरी नहीं लाहौर है, मुल्तान में है, सादकाबाद रहीम यार खान में है, डीजी खान में है, सीड कारपोरेशन के दफ्तर है। जी ताज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। किसानों के बहरहाल जो शिकवे शिकायतें हैं वो दुरुस्त हैं। रिसर्च स्टेशन की तरफ से उनको उस तरह फीड नहीं किया जा रहा जिस तरह उनको किया जाना चाहिए। आपके वक्त का शुक्रिया। 90 की दहाई में किसानों ने कॉटन से बहुत पैसा कमाया और ये वही दौर था जब किसान पाकिस्तान में खुशहाल था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों ने कॉटन की फसल को अपनी लपेट में ले लिया और हालात यहाँ तक आ गए कि किसानों ने ये फसल लगाना छोड़ दी। क्या क्या बीमारियां हैं और उनका क्या इलाज किया जा सकता है, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद आजम साहब मौजूद हैं। आजम साहब साइंटिफिक ऑफिसर हैं कॉटन रिसर्च फार्म मुल्तान के। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बीमारियां हैं और किसानों को क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा। जैसे आपने कहा 90 की दहाई के बाद जो है ना इसमें डिक्लाइन आना शुरू हुआ। उसकी वजह जो है एक तो बहुत ज़्यादा पत्ता मरोड़ बीमारी आई थी, पत्ता मरोड़ वायरस जो था उसकी वजह से काफ़ी डिक्लाइन आया कपास में ना। उसके बाद बीटी का दौर शुरू हुआ जैसे, तो बीटी की वजह से लोगों ने बहुत अच्छी पैदावार ली और उसके बाद मौसम की तब्दीली की वजह से अब 3-4 साल जो हो गए ना उसमें कपास काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही है। हमारा किसान सिर्फ केमिकल स्प्रे करके, जहरों का स्प्रे करके समझता है कि ये मसला हल हो जाएगा, जबकि इसका असल हल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। तो क्या आप लोग वो फार्मर्स को सिखाते हैं, बताते हैं और फार्मर उसको एक्सेप्ट करता है? सर यहाँ पे हमारे फार्म पे हमने पहले जो है ना वाइट फ्लाई ट्रैप्स लगाए थे जिसको येलो ट्रैप कहते हैं ना। उसके बाद जो पिंक बॉलवर्म है उसके लिए भी हमने ना सेक्स फेरोमोन लगाए थे। सेक्स फेरोमोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होते हैं, यानी उसको आप मैनेज कर सकते हैं। एक सफ़ेद मक्खी के लिए हमने भी ट्रैप, सफ़ेद मक्खी और गुलाबी के लिए ट्रैप लगाए थे ना, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप काफ़ी हद तक बेहतर रही। और उसके साथ केमिकल का स्प्रे भी हुआ ना, लेकिन बहुत कम हद तक, यानी केमिकल स्प्रे से हट के हमने ना मैनेजमेंट ज़्यादा की है, मैनेजमेंट तवज्जो ज़्यादा की है, IPM पे गए ना। तो हमारा किसान ये क्यों नहीं कर रहा IPM अपनी कपास की फसल पे? सर फार्मर अब जो है ना बिल्कुल कॉन्शियस है और इस साल इंशाल्लाह गवर्नमेंट ने भी अर्ली अनाउंस कर दिया सपोर्ट प्राइस, ये कल ECC में होगी है ना इसकी अप्रूवल। तो फार्मर भी काफ़ी विजिलेंट है कॉटन के हवाले से। तो कॉटन बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह लगेगी भी सही और कॉटन पे फोकस भी है, गवर्नमेंट का भी है और फार्मर भी इंशाल्लाह इस तरफ आ रहा है दोबारा ना। पिछला रिकॉर्ड हमारा 2011 का था और उसमें हमने कोई 15-16 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस की। आपको लगता है कि इस साल हम उतनी प्रोड्यूस कर पाएंगे? सर 14.8 था, बिल्कुल ना सही फरमा रहे हैं आप। इससे अंदाज़ा ये है कि क्योंकि फार्मर कम्युनिटी ना इस वक्त कॉटन की तरफ आ रही है और इंशाल्लाह कॉटन जो है ना बहुत अच्छी पैदावार देगी। अल्लाह ने करम किया तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर ये हम हासिल कर लेंगे ना। या हमारे यहाँ जो सफ़ेद मक्खी है उसका अटैक होता है, गुलाबी सुंडी का अटैक होता है, कुछ बॉल जो हैं बॉलवर्म्स भी हैं, वो कौन कौन से? सर जो नॉन बीटी वैरायटीज़ हैं वहाँ पे तो स्पॉटेड आ रहा है ना, स्पॉटेड जो है। लेकिन अब बीटी की वजह से चितकबरी सुंडी वगैरह कोई नहीं आती ना। अब वो सब्ज़ तेला आता है लेकिन वो अर्ली स्टेज पे वो कंट्रोल हो जाता है। या फिर थ्रिप्स है तो थ्रिप्स भी कंट्रोल हो सकता है ना, कि आप स्प्रे कर देंगे ना तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जो वाइट फ्लाई है, वाइट फ्लाई के लिए आप ट्रैप्स भी यूज़ करेंगे और साथ कोई केमिकल करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी आजम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कपास की ज़्यादा पैदावार लेने वाले ममालिक
इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के जरिए सुंडियों का खात्मा करते हैं, मगर पाकिस्तान में आज भी पेस्टिसाइड स्प्रे करके ये समझा जाता है कि ये काफ़ी है और इससे सुंडियों से बचा जा सकता है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही कपास को सुंडियों का हमला है। आइए आपको बताते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है और किसान अपने फार्म पर इसे कैसे लागू कर सकते हैं। दोस्त कीड़े फसलों को बचाते हैं जबकि दुश्मन कीड़े फसलों को तबाह करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक कीड़ों का तदराक इस तरह करते हैं कि दुश्मन कीड़े मरने के साथ दोस्त कीड़े बच सकें, मगर पाकिस्तान में ज्यादातर ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है जिससे हर तरह के कीड़े मर जाते हैं, यानी दोस्त और दुश्मन दोनों। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IPM के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। ट्रैपिंग क्रॉप लगाई जाती हैं जो कीड़ों के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, इसलिए कीड़ा कपास छोड़कर ट्रैपिंग क्रॉप पर बैठता है। मैनुअल तरीके से अंडों को तलफ किया जाता है। कपास के साथ ऐसी फसल लगाई जाती है जिसकी खुशबू से इंसेक्ट भाग जाएं और जरूरत के मुताबिक मखसूस स्प्रे किया जाता है। गोश्तखोर कीड़ों की तादाद बढ़ाई जाती है ताकि वो सब्जा खाने वाले कीड़ों को खा जाएं। दुनिया भर में ये कामयाब तरीका है जिससे पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। साल 2011 में पाकिस्तान ने 15 मिलियन कॉटन की बेल्स पैदा करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया। उस वक्त हम दुनिया के चौथे बड़े कॉटन पैदा करने वाले मुल्क थे और फिर दुनिया तरक्की करती गई और हम तनज़ली। आइए कॉटन पैदा करने वाले मुख्तलिफ ममालिक की पैदावार का तकाबली जायजा लेते हैं। चाइना गुज़श्ता साल 65 लाख टन कॉटन पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, जिसकी फी एकड़ पैदावार 823 किलोग्राम थी। इंडिया 62 लाख टन के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जिसकी फी एकड़ पैदावार 226 किलोग्राम थी। अमेरिका ने फी एकड़ 386 किलोग्राम के हिसाब से 32 लाख टन कपास पैदा की और दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क ठहरा। ब्राजील 24 लाख टन के साथ चौथे नंबर पर रहा, जबकि ब्राजील की फी एकड़ पैदावार 815 किलोग्राम रही। पाकिस्तान 5वें नंबर पर रहा, जिसने फी एकड़ 250 किलोग्राम के हिसाब से तकरीबन 10 लाख टन कपास पैदा की। चाइना की फी एकड़ पैदावार पाकिस्तान से 300% से भी जायद है। दीगर फसलों की तरह पाकिस्तान में कपास की फी एकड़ पैदावार भी इंतहाई मायूस कुन है। गुज़श्ता साल किसानों ने 20 मन फी एकड़ से भी कम पैदावार ली, जबकि दुनिया में इसकी पैदावार 60 मन तक जा चुकी है। पाकिस्तान में भी चंद ऐसे किसान हैं जो 40 मन तक ले रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक फी एकड़ पैदावार ज्यादा कैसे ले रहे हैं और पाकिस्तान में हम वो क्यों नहीं ले पा रहे। चाइना इस वक्त कपास की दुनिया का बेताज बादशाह है। गुज़श्ता साल चाइना ने 823 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से 65 लाख टन कपास पैदा की। चाइना में हुकूमत की मंजूर शुदा इकसाम के अलावा कोई बीज काश्त करना नाकाबिले माफी जुर्म है। हुकूमत की तरफ से कपास के लिए मुतय्यन किए गए इलाकों में ही कपास काश्त की जा सकती है। हर किस्म की टेक्निकल सर्विसेज किसानों को हुकूमत की तरफ से बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती है। हुकूमती अमला किसानों की हर मरहले पर रहनुमाई करता है। चाइना में जाली पेस्टिसाइड का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। कपास का रेट भी किसानों को बैनुल-अक़वामी मंडी के मुताबिक दिया जाता है। किसानों की फसल की मुकम्मल इंश्योरेंस होती है, मगर बदकिस्मती से इनमें से कोई भी काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा और हमारा कपास पैदा करने वाला किसान मुख्तलिफ माफिया के हाथों मजबूरी और बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया भर में एक नुमाया मुकाम रखता है। हमारे यहाँ 500 से ज़ायद टेक्सटाइल यूनिट्स मुल्क भर में चल रहे हैं। कपास की पैदावार अगर मुतासर होती है तो ये यूनिट्स भी मुतासर हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे अक्सर यूनिट्स बांग्लादेश या दीगर ममालिक में शिफ्ट हो रहे हैं। आइए टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर एक रिपोर्ट देखते हैं। टेक्सटाइल का शोबा मुल्क की GDP में 8% का हिस्सेदार है। 40% तक आबादी का रोजगार इसी शोबा से वाबस्ता है। साल 2022 में पाकिस्तान ने $23 मिलियन की टेक्सटाइल मसनूआत दुनिया भर में एक्सपोर्ट की। मकामी कपास की पैदावार मुतासर होने से टेक्सटाइल का शोबा शदीद दबाव में है। बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट्स मुल्क से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। एक्सपोर्ट वॉल्यूम मुसलसल कम होता जा रहा है और अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है।
काफ़ी एक माफिया है जो कपास के ऊपर अपने आप को लेकर बैठा होता है। वो जो जैसे था न्यूयॉर्क के अंदर डॉलर में क्या रेट है वो वही रेट इधर पाकिस्तान में निकाल लेता है। इसका पैसा पाकिस्तान के पास नहीं होता, ये चंद लोगों के हाथों में होता है। और ऊपर से जो हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ है कि जब दिल चाह बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए, ये चीज़ें बढ़ा दी, और उस वजह से क्या होता है अंजाम, ये मशीनरी फार सेल का बाहर रखी हुई है कि ये मशीनरी अब इतनी मशीनरी को पैसा आए हम को फैक्ट्री के अंदर चलाएं, तो मशीनरी इस वजह से हमारी बंद पड़ी हुई है क्योंकि हमारे पास जब तक दूसरे मुल्क से ऑर्डर्स नहीं आएंगे, हम रीजन रेट अपने तय नहीं करेंगे बांग्लादेश, इंडिया, कंबोडिया, कजाकिस्तान को और इस तरह के कुछ मुल्कों के साथ, चाइना के साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे पॉलिसीज़, और ये मशीनरी बंद होती होती आस्ता आस्ता बंद हो जाएगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल जानने के लिए आपको आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ इनाम के पास लिए चलते हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जी इनको और पैसे दे दो, तो आप अंधे कुएं में तो कुछ भी डाल दें, तो वो पोजीशन बन गई है कि जी अच्छा आप और पैसे दे दें, उसके बाद क्या होगा। मतलब रिसर्च और उन तमाम में इट्स जस्ट लाइक थ्रोइंग गुड मनी ओवर बैड मनी। तो ये वन ऑफ द परसेप्शन उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए रखा हुआ है। होना चाहिए एक देखिए, जो आपका सीट प्लाज्म और उन सब का बेस रखना होता है उसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी होती है और एक आध इदारा होना चाहिए, बट लिमिटेड एक्सटेंट तक। और अभी तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने वो जिम्मेदारी भी उठाई हुई है या नहीं। सन 2014 में जो टेक्सटाइल का शेयर था वो टोटल 51% था एक्सपोर्ट का। फिर हमें एक इस किस्म की आवाज़ें सुनने को मिली कि टेक्सटाइल तो एक बेकार चीज़ है, हम अच्छे दूसरे काम करेंगे। तो उसी वक्त फिर मेरे ख्याल में 18 तक ये शेयर बढ़ के 57 हो गया, क्योंकि गिर के, यानी एक्सपोर्ट गिरी मगर शेयर बढ़ गया। इसका मतलब है बाकी चीज़ें इससे ज़्यादा तेज़ी से तबाह हों। फिर ये 4-5 साल बहुत 3-4 साल अच्छे खासे आए और इसके अंदर जो है वो खासी डेवलपमेंट हुई, तकरीबन 30% एक्सपेंशन हुई। तो हमारी लास्ट ईयर 20-21 बिलियन डॉलर के करीब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की, और इस साल जो है वो हमें उम्मीद थी कि हम 26 बिलियन पहुंच जाएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में वी आर मूविंग टूवर्ड अबाउट 16-18, और ये 30% एक्सपेंशन होने के बाद है। तो दैट मीन्स कि इस वक्त तकरीबन हमारी 50% इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कटेलमेंट का शिकार है किसी न किसी फॉर्म में। मिलें जो है वो ज़ख्मी पड़ी हुई हैं, बीमार पड़ी हुई हैं, चल नहीं रही, मगर उनके अभी टूटी नहीं। आइए आपको पाकिस्तान भर के चंद किसानों के तासुरात सुनाते हैं कि कपास की बहाली के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात से वो किस कदर मुतमईन हैं। तो मौसम के कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं, कुछ सीड इतना महंगा है, खादों के रेट बहुत ज़्यादा हैं जो कि नुकसान में ही जा रहे हैं 2-3 साल से ना। तो इसके मसला इतना बिगड़ा हुआ है कि हम जानवर वगैरह बेच के अपना खर्चा अखराजात पूरा कर रहे हैं। जो हालात बने हुए हैं, खाद के रेट बहुत ज़्यादा हैं और खाद मिलती भी नहीं है। अगर कहीं से मिलती भी है तो रेट डबल हैं और वो चीज़ नहीं मिलती जो होनी चाहिए। मेरी 1 मुरबा काश्त है। मैं पिछली दफ़ा मेरी कपास पे इतने अखराजात आए कि हद से ज़्यादा के, और वो बेनिफिट मुझे नहीं मिल सके। 15 साल से मैं कपास की काश्त कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा मुझे ना दवाई सही मिली है और ना बीज सही मिला है, और इस वजह से मुझे बहुत सारा काश में नुकसान हुआ है। सीड माफिया है, सीड कंपनियां हैं, वो इतनी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में हो गई हैं कि वो सीड जो है बहुत महंगा बेचती हैं और ज़िम्मेदार के लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सही तरीके से सीड नहीं मिलता है। ये सच है कि हमारी कपास की पैदावार तबाह हो चुकी है और इस तबाही की जुम्मेदारी इदारे एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। बदकिस्मती से हुकूमत की तरफ से इसकी बहाली के लिए कोई जामे हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी। हमने आज के प्रोग्राम में किसानों को कपास और उसके मुख्तलिफ मसाइल के बारे में आगाह किया और उनका मुमकिना हल भी पेश किया। उम्मीद है किसान इससे मुस्तफीद होंगे। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद हफ्ता भर की अहम ज़रूरी खबरें और मौसम की सूरत हाल। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़री हालात हाज़र पर बात करने के लिए साइम रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साइम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। फरमाइएगा कि जो हुकूमत ने इस साल गंदम के स्टॉक के हवाले से नई पॉलिसी दी है कि किसान सिर्फ 25 मन अपने घर में रख सकता है अपने इस्तेमाल के लिए, क्या ये दुरुस्त है? बिन्यामिन साहब बहुत शुक्रिया। बिन्यामिन साहब, इंतहाई मकबूतुल हवास लोगों की ये पॉलिसी लगती है। ऐसे लोग जिनका कोई ज़राअत से तल्लुक़ नहीं है या वो नशे की हालत में थे, 500 मन तो उसकी कम अज़ कम रिक्वायरमेंट है। अब आपको ये पॉलिसी तो ऐसे बनाएगी जैसे जिन लोगों ने बनाई है जैसे लगता है जिनका ज़राअत से तल्लुक़ ही कोई नहीं है। तो ये इंतहाई फजूल पॉलिसी है। आप इसको एकरेज के साथ मशरूत करें,
कि इतने एकड़ पे आपको इतने मन गंदम आपको सरकार को देनी लाजिम है। साइम साहब, इस तरह की पॉलिसीज बनाता कौन है जो काबिल अमल नहीं होती? देखिए, ये पॉलिसी जो लोग बनाते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनका ज़राअत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता होता कि एक्चुअल हो क्या रहा है और क्या फार्मर के मसाइल हैं, क्या आपकी ज़राअत के मसाइल हैं। उनका काम सिर्फ बंद कानून में मीटिंग करके पॉलिसी बनाना होता है, और यही वजह आज मुल्क के जो हालात हैं कि पॉलिसीज़ की फेलियर की वजह से हम इस हालात तक पहुँचे हैं। किसान मुख्तलिफ एरियाज में एहतजाज कर भी रहे हैं, किया भी है गुज़श्ता दिनों, तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी रिवर्स हो जाएगी? देखिए, किसानों का इस वक्त जो रद्द अमल है वो तो इंतहाई सख्त है। वो किसी भी सूरत में अपनी जो गंदम है, अपनी पैदावार गवर्नमेंट को उनकी शराइत पे देने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी भी सूरत में वो गवर्नमेंट की इस जो पॉलिसी को उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसका तरीकाकार ये है कि फौरी तौर पर डायलॉग शुरू किए जाए किसान रहनुमाओं से, और ये जो एहतजाज, अभी तो गंदम आई नहीं पाकिस्तान में, जैसी गंदम पंजाब में शुरू होगी तो एहतजाज बढ़ जाएगा, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। तो उससे बेहतर है कि मुल्क इस वक्त पहले से ही सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, उस पर मज़ीद इजाफा ना हो। सांसद फरमाइएगा कि इस साल हम जो गंदम का टारगेट है वो पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं जी, इस पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। इस साल भी हमें 10 से 15% शॉर्टेज रहेगी। जी साइम साहब, ये जो खाद डीलर्स ने हड़ताल की थी, क्या रिजल्ट आया इसका? देखिए, 1 हफ्ता हड़ताल रही और हड़ताल का रिजल्ट ये निकला कि हड़ताल से पहले जो यूरिया खाद आपको दस्तियाब थी 3100-3200 रुपये में, वो 3500-3600 में दस्तियाब नहीं हो रही, और खाद डीलर जो उनसे हैं वो बल्कि मनमानी गुजर आए हैं, हुकूमत ने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। बल्कि अब तो AC और DC हज़रात जो उनसे हैं उनकी अल्फाज बोल रहे हैं जी, उनके अपने मसाइल हैं, वो मजबूर हैं। जनाब, वो बिल्कुल मजबूर हो सकते हैं, लेकिन फार्मर की मजबूरियाँ कौन देखेगा? तो ये तो एक ऐसे ही है कि गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, और लगता है कि हमारी गवर्नमेंट है वो तो बिल्कुल एक जो डीलर्स हैं, छोटे से मामूली सा सेगमेंट है कार डीलर का, उनके आगे भी बेबस नज़र आती है। सर, ये डीलर्स हैं या माफिया है? ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। आप 2 दिन 4 दिन हफ्ता हड़ताल करें और प्राइसेस अपनी मर्जी की लगवा लें। देखें, ये ना अमूमी रवैये होते हैं किसी माशरे के। जैसे आपके अशराफिया के रवैये थे, सियासतदानों के रवैये थे, वही रवैये अब आपके निचले तबकों तक आ चुकी हैं। हर तबका अब ये समझता है कि वो ब्लैकमेल करके, जो उसके पास स्ट्रेंथ है उसकी बेस पे वो ब्लैकमेल करके माशरे को अपनी मनमानी कर सकता है। जी, हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आइंदा हफ्ता कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा। जी सर, फरमाइएगा, कहाँ कहाँ बारिश का इम्कान है? शुक्रिया बेनियामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह होगी। इस्लामाबाद में सुबह पंजाब के अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी, जबकि अपर पंजाब जिसमें पुठवार का रीजन, गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, इनमें किसी जगह पे मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि साउथ पंजाब में हल्की से दरमियानी बारिश का चांस है। सुबह सिंध की बात की जाए तो कराची समेत सुबह सिंध में हल्की बारिश की चांस है, और इस तरह बलूचिस्तान में, जो अपर बलूचिस्तान में है, उनमें कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान है, जबकि साउथ बलूचिस्तान में हल्की बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में दरमियानी से मूसलाधार बारिश हो सकती है, जैसे मालाकंड, हज़ारा, पेशावर डिवीज़न में ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश के चांसेस हैं। जी ठीक सर, फरमाइएगा कि जो दर्जा हरारत है वो मुल्क भर में कहाँ तक जा सकता है? जी, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इस्लामाबाद में डे टाइम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि लाहौर में टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस तरह कराची में टेम्परेचर मैक्सिमम 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड होने का इम्कान है। कोयटा में टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जबकि पेशावर में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर जाने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया असलम साहब आपके वक्त का। साहब साहब, आइंदा चंद दिनों में बारिश का इम्कान है पाकिस्तान भर में, और आपको पता है कि सिंध में गंदम पक चुकी है, जनूबी पंजाब में कुछ एरियाज़ में गंदम तैयार है। तो ऐसी सूरत हाल में जब गंदम तैयार हो तो बारिश आ जाए तो कितना नुकसान हो सकता है, और किसान किस तरह बच सकते हैं इस नुकसान से? देखिए, 5% रकबा जिसे कह सकते हैं इस वक्त वो उसमें गंदम फुली तैयार है। बाकी सिंध में जो गंदम का सीज़न स्टार्ट होता है वो मार्च के आखिर में होता है। कटाई का भरपूर सीज़न पंजाब में 15 अप्रैल के बाद होता है। पंजाब में तो इस वक्त ना नहरों की बंदिश थी, पिछला हफ्ता जो गुजरा है नहरों का, उसमें बिल्कुल गैर मुतवक्का बंदिश आ गई थी, और 15 मार्च से 25 मार्च के दौरान आपको गंदम को आखिरी पानी देना होता है। अगर पानी ना दिया जाए तो आपका दाना छोटा रह जाता है।
तो इस मरतबा एक और बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक हुई कि नहरों की बंदिश का जो सा पीरियड था वो बहुत ही गैर मामूली था, होना नहीं चाहिए था। तो ये बारिशें उससे होने वाले नुकसान का ज़्यादा कर देंगी और पंजाब में गंदम की फसल को बहुत फ़ायदा होगा। साइम साहब, गंदम के बाद यानी गंदम कटाई के बाद जब ज़मीन फारिग होगी तो किसानों के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है? ऐसे एरियाज़ जहाँ चावल काश्त किया जाता है, तो ये छोटा सा जो पीरियड होता है बीच में, इसमें क्या काश्त कर सकते हैं ज़मीन के ऊपर? देखिए, इस वक्त तो बहुत ऑप्शन आपके आ गए हैं। तिल आपका आ गया है जहाँ पे आपके रेतली मेरा ज़मीन है। इसके अलावा आपके जनाब उसमें आपका साइलेज के लिए मकई है, वो चलती रहती है, डबल क्रॉस मकई लगातार काश होती रहती है। इसके अलावा सब्जियां आपकी काश हो जाती हैं, तरबूज काश हो जाती हैं आपके। इसके अलावा आपकी राइस की भी जो सुपरी या हाइब्रिड की छोटी शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ आ गई हैं, वो इस मौसम में काश हो जाती हैं। अब फार्मर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ऐसे की बात नहीं है। फार्मर अपनी ज़राअत को किसी भी मौसम में कंटिन्यू कर सकता है। देखिए, अभी जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है कि पंजाब में तो इसका फ़ायदा होगा, मकई की फसल को भी फ़ायदा होगा जो काश हो चुकी है, और जहाँ पे सिंध में आपका जहाँ चावल काश किया जा चुका है उसका भी फ़ायदा होगा। पंजाब में गंदम का काफ़ी पानी लगना है, उसको भी फ़ायदा होगा, और ओवरऑल मौसम की जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाएगी। तो ये बारिशें फ़ायदेमंद रहेंगी, इनका नुकसान कम है, इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। जी, बहुत शुक्रिया साइम साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।